पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने अपना रिवेंज ले लिया होता है। उसने फूजियान और उसके बाकी सारे साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और मार मार कर वो उनको खत्म ही कर देता है, जिस वजह से वांग बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो आखिरकार मैंने अपने पेरेंट्स की मौत का बदला तो ले ही लिया। इसके बाद वांग अपने नए सफर पे जाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका नया सफर किस तरह का होने वाला है और उसे अपने नए सफर में कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार था ताकि वो खुद को पावरफुल बना सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग उड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वांग उसी से बचकर आगे बढ़ रहा था। वांग ये तक नहीं पहचान पाता कि आखिर वो बंदा है कौन और वो उससे चाहता क्या है। बस छुपते हुए वो बंदा काफी टाइम से वांग का पीछा कर रहा था। जिसके बाद वांग भागते हुए उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने अपना टेलीपोर्ट होने वाला पोर्टल रखा था। उसी पोर्टल की वजह से तो वो इस जाओ कंट्री में आया था, वो वहीं से रिटर्न जा रहा होता है। लेकिन पोर्टल पे आने से पहले वहां पर आकर वो बंदा वांग के ऊपर अटैक कर देता है। उस बंदे का नाम नादू होता है। वहां पर आने के बाद वो वांग से कह रहा था, जो पावरफुल चीज तूने मुझसे ली है मैं वही चीज वापस लेने के लिए तेरे पास आया हूँ। आज तुझे मार कर मैं तुझसे वो सारी की सारी चीजें हासिल कर लूंगा। वांग ये देखकर हैरान था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसे ठीक से याद तो नहीं आता, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ सालों पहले मैंने कभी इससे कोई चीज ले ली होगी। उसी को लेने के लिए यहाँ पर आया। मैं तो इसे अब ठीक से याद भी नहीं कर पा रहा कि मैंने इसका क्या लिया था। इसलिए वो वहां पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा नादू उसे भागने भी नहीं दे रहा था। वांग कह रहा होता है, नहीं मैं ऐसा तो यहाँ पर नहीं भाग पाऊंगा, ये मुझे यहाँ से भागने ही नहीं देगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इस नादू से अपना पीछा छुड़ा सकूं। वांग वहां पर अपना वेपन को निकालकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उसकी पावर को एक्टिवेट करने से पहले ही नादू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहां पर आने के बाद जैसे ही नादू ने वांग के हाथ में वो फ्लैग देखा था, वो एकदम ज्यादा हैरान रह गया था। वो उससे कह रहा होता है, आखिर तेरे पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लैग कैसे आया? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस मामूली से जाओ किंगडम के अंदर भी किसी बंदे के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लैग कैसे हो सकता है। वांग यहाँ पर एकदम ज्यादा कंफ्यूज था। वो नादू से कह रहा होता है, देखो मैं तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ठीक तरह से कि आखिर मैंने तुमसे क्या चीज ली है? तब नादू वहाँ पर कह रहा होता है, लगता है ना तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने उस टावर के अंदर से वो स्टोरेज बैग चुराया था। ये सुनते साथ ही वांग याद करने लगता है कि एक बार जब वो उसी पॉइजन वाले एल्डर का पीछा कर रहा था, तब उससे बचते हुए वो एक टावर के अंदर आ गया था, जिस टावर के पास ही उसे एक ड्रॉवर के अंदर एक स्टोरेज बैग मिला था। वांग को याद आता है कि शायद यही स्टोरेज बैग ना इस नादू का होगा, जिसे लेने की वजह से वो यहाँ पर मेरे पीछे आ गया है। इसलिए वांग उस स्टोरेज बैग को निकालता है और नादू को उसे देते हुए कहता है, यही आपको चाहिए था ना, तो इसे रख लो। वैसे भी ये मेरे कुछ खास काम तो आया नहीं, तो मैं इसे लेकर आगे करूंगा भी क्या, आपका है तो आप ही रख सकते हो इसे। नादू वांग को बता रहा होता है, कुछ सालों पहले जब मेरी कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा लो हो गई थी, तब मुझे ये स्टोरेज बैग मिला था। इसके अंदर ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सी वॉरियर मेरे पीछे पड़ चुके थे इस स्टोरेज बैग को लेने के लिए। उनसे बचने के लिए मैंने उस टावर के अंदर इस स्टोरेज बैग को छुपा दिया था, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने सोचा कि जब मैं वहां से रिटर्न आऊंगा तो इस स्टोरेज बैग को ले लूंगा, लेकिन तुम तो इसे लेकर रफू चक्कर हो गए। तुम्हें पता है स्टोरेज बैग के लिए मैं कितना परेशान हुआ था। वांग कह रहा होता है, देखो मैंने तुम्हें तुम्हारा स्टोरेज बैग वापस कर दिया है, तो चुपचाप से यहाँ पर चले जाओ। मेरा दिमाग अभी वैसे भी गर्म है, उससे और ज्यादा गर्म मत करना। लेकिन नादू ने तो अब वहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इतने दिनों की जो उसे परेशानी हुई उसके लिए नादू का अटैक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तब भी वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अपना फ्लैग बाहर निकालते हुए उसके अंदर से रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करता और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना रहा होता है ताकि वो यहाँ पर नादू की जान ले सके। ये देखकर तो नादू घबरा चुका था। वो वांग को कहता है, रुक जाओ और इस अटैक को मुझ पे अभी मत करना। वांग कह रहा था, क्या हुआ, मैंने तो अभी तक अटैक किया भी नहीं, बस मेरा अटैक देख के तुम्हारी हवा निकल गई क्या, तुम डर चुके हो? नादू कह रहा होता है, देखो यहाँ पर डरने की बात तो नहीं है, लेकिन तुम कमजोर हो, तुम्हारे हाथ में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन देख के ना मैं हैरान तो जरूर हुआ, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तुम्हारी दो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा खास लगी, एक तुम्हारी रेड लाइटनिंग की पावर और दूसरा ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वाला फ्लैग। इन दोनों की मदद से तुमने, मुझे पता है कि काफी सारे लोगों की जान ली होगी और बड़े से बड़ा कल्टीवेटर तुम्हारे सामने नहीं टिक पाया होगा। वांग कह रहा था, देख यार मेरे पास अभी
अभी ना और भी बहुत सारे काम है, तो यहाँ पर अपनी फालतू बातें करके मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तब जैसे वांग जा रहा होता है, नादू उससे कहता है मुझे पता है कि तू अभी नेटसन सोल लेवल पर ही है, क्या तुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करना है? अगर करना है तो उसका मेरे पास एक तरीका है। जो सुनकर तो वांग वहीं पे रुक चुका था। वो पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर नादू क्या बात कर रहा है। तब नादू उसे वहां पर 5 कलर की लाइटनिंग पावर दिखाता है, जिसे 5 कलर एक्सट्रीम कहा जाता है। नादू वहां पर कह रहा था ये ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है, ये असल में मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने मरने से पहले मुझे ये दिया था, और तुम्हें देखकर ना मुझे उसी दोस्त की पूरी तरह से याद आ गई। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था मेरा वो दोस्त जो कि मर गया। नादू वहां पर बता रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर इस लाइटनिंग पावर को हासिल कर लो तो उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ा सा चांस हो सकता है कि तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड रैम को ब्रेक थ्रू कर लोगे, लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं होने वाला। ये 6 लेवल कल्टीवेशन कंट्री का एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है, जिसे हासिल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाली है। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो उसे हासिल करने के लिए, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहां पर आने के लिए तुम्हें पहले स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में चलकर तुम स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल कर लेते हो तो उसके बाद 6 लेवल कल्टीवेटर कंट्री में मुझसे मिलने के लिए आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में। और इतना कहने के बाद नादू वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर तो वांग भी हैरान था कि आखिर नादू उसे क्या समझाकर चला गया। जिसके बाद वांग एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए वो कह रहा था मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर अपना एक क्लोन बनाना पड़ेगा। एक क्लोन के हिसाब से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाकर जो भी चीज चाहिए उसे हासिल कर सकता हूँ, किसी को भी मुझ पे उतना ज्यादा शक नहीं। अगर क्लोन बन के मैं स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल हासिल कर लूँ तो उसके बाद मैं नादू के पास चले जाऊंगा और वो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड रैम में ब्रेक थ्रू करवाने पे मदद करेगा। मैंने अपनी जिंदगी के काफी सारे साल गुजार दिए लोगों की जान लेने में, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने क्लोन के हिसाब से ही कुछ टाइम बिताना पड़ेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जिसके पास उतनी ज्यादा हाई लेवल की पावर नहीं है। मैं वो क्लोन बनकर ही स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल हासिल करने की कोशिश करूंगा, ताकि इस जाओ कंट्री के अंदर मुझ पे कोई भी शक ना करे कि मैं वही बंदा हूँ जिसने पूरी जाओ कंट्री को हिला कर रख दिया था। जिसके बाद वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद का एक क्लोन बना लिया था, जो कि एक नॉर्मल और मामूली सा इंसान लग रहा होता है। कोई भी इस पे शक नहीं करेगा कि वांग वही इंसान था जो कि कुछ दिन पहले तबाही लाया था। अब वांग को यहाँ से स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल हासिल करना है, ताकि उसकी मदद से वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को अचीव कर सके। यही अब वांग का आगे का मिशन होने वाला है। वांग नॉर्मल इंसान बनकर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ ही चलना शुरू कर देता है। उसे बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था। कई 100 सालों के बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन गुजार रहा था, जैसा कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए चाहा करते थे। तब वांग को आगे बढ़ते हुए एक काफिला दिखाई देता है, जो लोग घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे थे। बहुत ही लंबा सफर तय करने के बाद जब वो लोग थक जाते हैं तो वो लोग एक जगह पर आराम करने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो सभी आराम करने के लिए वहाँ पर रुक चुके थे। तब उन्हें काफिले में से लूजिंग नाम का एक बंदा आता है, जो वांग के पास आकर कह रहा था देखो तुम्हारी बास्केट में ना बहुत सारे हर्ब्स है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि तुम किसी तरह के डॉक्टर वगैरह होगे। मुझे ना यहाँ पर कुछ हर्ब्स चाहिए, तो क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? क्योंकि एक लड़की है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, अगर हम यहाँ से उसे गाँव तक ले जाएंगे इलाज करवाने के लिए तो करीब 7 दिन लग जाएगा। हो सकता है कि उन 7 दिनों के अंदर वो मारी भी जाए। मुझे सही टाइम पर तुम मिले हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसका इलाज कर दो। वांग सोच रहा होता है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है नॉर्मल लोगों के साथ घुलने मिलने का। तो ठीक है, मैं उस लड़की के पास जाकर देखता हूँ कि उसकी हालत किस तरह से खराब है। वो घोड़ा गाड़ी के पास आता है और उस लड़की से कह रहा होता है अपना हाथ बाहर निकालो, मैं तुम्हारा हाथ चेक करके देखता हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए वो लड़की बाहर आने के बाद अपना हाथ बाहर निकालती है और वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर इसे कौन सी बीमारी है। तब वांग को पता चलता है कि उस लड़की के अंदर तो किसी तरह का पॉइजन डाल दिया गया है, इसी वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही है। वांग अपनी बास्केट के अंदर से कुछ हर्ब्स निकालता है और उसके अंदर अपनी पावर को डालते हुए लूजिंग को देते हुए कहता है इसे उस लड़की को खिला देना, उम्मीद करता हूँ कि इससे कल तक की वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लूजिंग भी हैरान था कि क्या सच में इन 2 पत्तों से वो ठीक हो सकती है, वो भी इतनी जल्दी। कमाल है, कहीं ये डॉक्टर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा ना। लेकिन जब घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आता है और उसने जैसे पत्ते को देखा था वो दंग रह जाता है कि आखिर इतना पावरफुल पत्ता किसके पास आया। वो वांग के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है कि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल
पत्ता कैसे आया, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है मिलना। लेकिन वांग अभी उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। वो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर सकता था। अब वांग ऐसे आगे बढ़ते हुए रात को एक जगह पर आकर बैठ जाता है ताकि थोड़ा आराम कर सके। तब उसके आसपास बहुत ही ज्यादा रेड कलर का ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज से 400 साल पहले जब वांग ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारा था तो 400 साल गुजर चुके, लेकिन अभी तक के उनके मरने से जो स्पिरिचुअल पावर और इविल पावर आसपास फैली थी उसका असर अभी तक के हर जगह पर मौजूद होता है। ये देखकर वांग खुद में कह रहा था, मैंने सुना है कि ये जो ऑरा है वो अभी तक के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इस तरह से इन ऑरा को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इनका कुछ इस्तेमाल कर लेता हूँ। जिसके बाद वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना भी वहाँ पर रेड ऑरा फैला हुआ था उन सभी की छोटी छोटी पिल बना ली होती है, जो कि आगे चलकर वांग के काम आ सकती है। तब वहाँ पर लूजिंग आता है जो वांग से कहा था, अरे डॉक्टर तुम्हारी तो वो पत्ता बहुत ही ज्यादा कमाल का था, उससे तो वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे जैसा डॉक्टर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी शराब पीना चाहता हूँ, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए शराब भी लेकर आया हूँ, हम दोनों यहाँ पर कुछ देर आपस में बातें करते हैं। जियो सिंह दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पी रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है पीकर। लूजिंग कह रहा था, शर्मा कह रहा है और पी, मैं तेरे लिए और लेकर आ जाऊंगा। कई सारी बोतलों को उन लोगों ने देखते ही देखते वहां पर खाली कर दिया था, जिसके बाद लूजिंग अपने काफिले के बाकी साथियों के पास चला जाता है और वो उनके साथ भी पीते हुए मौज मस्ती करने लग गया था। दूर से वांग बैठे हुए सभी को देख रहा होता है। उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिर किस तरह से ये नॉर्मल लोग अपनी जिंदगियां गुजारा करते हैं। मुझे तो इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारने का मौका भी नहीं मिला और मैं ऐसे ऐसे मोड़ पे आकर खड़ा हो गया जहाँ पर मुझे सिर्फ लोगों की जान लेना था, उसके अलावा तो मैंने कभी कुछ चीज महसूस ही नहीं की। लेकिन अब इस तरह से रहकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जिसके बाद वो सारे काफिले वाले लोग जब शराब पीकर सो जाते हैं तो उसके बाद वांग दोबारा से आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इस वजह से तो उसका जो क्लोन था वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो नेटसन सोल लेवल के मिड स्टेज पे आ चुका था, जो देखकर वांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि मेरा क्लोन तो यहाँ पर आसानी के साथ स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब कर पा रहा है और मैं इसे आसानी से महसूस भी कर पा रहा हूँ। लेकिन इतनी जल्दी ये नेटसन सोल लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट कल्टीवेशन हुई। ऐसा ही रहा तो देखते देखते मेरा क्लोन बहुत ही जल्द काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जिसके बाद कुछ लोग जो काफी ज्यादा शराब के नशे में वहाँ पर बैठे हुए थे उनके पास ही जाकर वांग बैठ जाता है ताकि उनके साथ कुछ बातें करके अपना टाइम बिता सके। रात भर वहाँ पर आराम से मस्ती मजाक करने के बाद वांग अगले दिन उसी काफिले के साथ घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो काफिले वाले उसे ही अपने साथ ले जा रहे थे। उनके साथ जाते हुए वांग पूरे शहर को एक्सप्लोर कर रहा था कि ये किस तरह की जगह है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वांग को वहाँ पर आसमान की तरफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर दिखाई देता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। वो लूजिंग से कहता है आखिर वो चीज है क्या, जिसपे लूजिंग बताता है उसे फेरी पिलर कहते हैं। ये इस कंट्री का कैपिटल को दिखाने का एक स्ट्रक्चर है। ये हमारी पूरी की पूरी कैपिटल को पावर देता है। इस वजह से इस कैपिटल के अंदर जो भी 4 अलायंस के कल्टीवेटर है वो लोग इसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इस पिलर को कोई भी खतरा ना हो। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये पिलर हमारे कैपिटल की एक शान है और उसकी एक पहचान है। लेकिन तुम ना ऐसे इधर उधर की चीजों को घूरते हुए मत आगे बढ़ना। किसी को अगर शक हुआ ना कि तुम यहाँ के नहीं हो तो थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल रहो और जरा सा भी चौंकने वगैरह की जरूरत नहीं है। वो जो पिलर है ना उसके अंदर कभी कभार कल्टीवेटर आते हैं और वहाँ पर ना कल्टीवेशन करते हैं। वहाँ पर नॉर्मल लोगों को जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ पावरफुल जो लोग होते हैं वही लोग उसके अंदर जाते हैं। जैसे कि 4 अलायंस के जो कल्टीवेटर हैं वो लोग, उनके अलावा जल्दी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वांग वहाँ पर लूजिंग से कह रहा था तुम यहाँ पर 4 अलायंस कह रहे हो, लेकिन असल में ये 4 अलायंस है क्या तुम मुझे उसके बारे में अच्छे से बता सकते हो। जिस पर लूजिंग कहता है 4 अलायंस का मतलब है कि इस साउथर्न कंट्री के अंदर ना पूरे 4 अलग अलग सेक्ट हैं, चारों की चारों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उन्हें 4 अलायंस कहा जाता है। उनमें से सबसे पहला है बायू सेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो ज्यादातर पहाड़ों के ऊपर ही बना हुआ है। वहाँ अगर तुम जाओगे ना तो तुम वहाँ देखते ही रह जाओगे क्योंकि वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है। उसी के साथ साथ जमीन के नीचे पाताल की जगह पर ब्लैक सोल सेक्ट रहता है। वो भी सेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर कल्टीवेटर इविल पावर को कल्टीवेट किया करते हैं। उनकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा अलग और डरा देने वाली है। हर एक बंदे के पास वहाँ पर डिमोनिक पावर होती है, लेकिन वो लोग कितने भी
ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जितने भी यहाँ पर चारों सेक्ट है वो लोग सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी तो इन्हें 4 अलायंस कहा जाता है। जब भी मुसीबत आती है तो चार लोग सामने आकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लूजिंग कह रहा होता है, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं भी सोचता था कि मुझे ऐसे ही इमॉर्टल सेट के अंदर ज्वाइन होना है ताकि मैं वहां पर कल्टीवेशन पावर सीखूं और खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं, लेकिन शायद ये चीज मेरे किस्मत में नहीं थी, इसलिए मैं इन चीजों को सीख नहीं पाया। और देखो मैं यहाँ पर काफिले का लीडर बन चुका, मुझे सिपाहियों को संभालना पड़ता है और कभी भी जरूरत पड़े तो मैं दुश्मनों से फाइट वगैरह करने जाता हूँ। जिसमें वांग कह रहा होता है, अच्छा हुआ कि तुमने कल्टीवेशन वगैरह ज्यादातर नहीं सीखी, क्योंकि जिनके पास बहुत ही ज्यादा हाई टैलेंट होता है वही लोग इमोर्टैलिटी को सीख पाते हैं, लेकिन जो भी इमोर्टैलिटी को सीखने जाता है उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे न जाने अपना क्या क्या खोना पड़ेगा, कितने टाइम उसकी जान खतरे में रहेगी, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वांग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही उसे बता रहा था, इस वजह से वो उससे कहता है कि बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो और यहाँ के छोटे मोटे काम करो, जैसे कि तुम सिपाहियों वगैरह को ही गाइड करते हो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसके बाद काफी दूर आने पर वांग कह रहा था, ठीक है अब मैं यहाँ से अपने अगले सफर पे जा रहा हूँ, आपने मुझे यहाँ तक के ड्रॉप किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर लूजिंग जो होता है वो कुछ सोने के सिक्के वांग को देते हुए कहता है, तुमने उस लड़की का इलाज किया था ना, तो उसके बदले उसने तुम्हें ये सोने के सिक्के दिए हैं, उसकी इलाज करने की फीस के हिसाब से तो तुम इसे अपने पास रख सकते हो। इसलिए वांग उन सिक्कों को अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसके पास वैसे भी कुछ पैसे नहीं थे, ये सिक्के मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसका काम आसानी से निकल जाएगा। जिसके बाद वांग वहाँ से ऐसे ही बाजार में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है ताकि उसे यहाँ पर कोई काम की चीज मिल सके। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, लेकिन बस वो ऐसे ही यहाँ पर घूमते हुए जा रहा था। तभी वांग को आगे बढ़ते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। उन लोगों का कहना था कि ये बूढ़ा आदमी खिड़की के अंदर से झांक कर किसी लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था, इसलिए वो उसे बहुत मारते हैं। पर वांग इस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उससे वैसे भी इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे वांग आगे बढ़ रहा होता है, वो बूढ़ा आदमी वांग के पास आकर कहता है, अरे तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, तुम्हारा हुलिया तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल अलग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी बंदे को हीवन से निकाल कर यहाँ पर लेकर आ गया हो, इस तरह की वाइब दे रहे हो तुम, बिल्कुल तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे लग रहे हो, क्यों सच कह रहा हूँ ना मैं। ये सुनकर तो वांग एकदम ज्यादा हैरान था कि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को छुपाए हुए हूँ और ये बूढ़ा मेरी कल्टीवेशन पावर को कैसे जान गया जो यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी फेंक रहा होगा और कुछ भी अपने मन से बातें बना रहा होगा, इससे मेरी कल्टीवेशन पावर के बारे में पता नहीं चला होगा अभी, इसलिए वांग उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तब वो बूढ़ा आदमी वांग से कहता है, ऐसे इग्नोर करके जा रहे हो ना, ऐसे ही जाते रहोगे तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। ये सुनकर तो वांग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि नहीं, इसका मतलब ये है कि ये बूढ़ा झूठ नहीं कह रहा था, इसने मेरी कल्टीवेशन पावर को महसूस कर लिया। वो बूढ़े आदमी से कहता है, सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे जानते हो क्या। जिसपे बूढ़ा आदमी कहता है, देखो तुम मुझे यहाँ पर जानते नहीं होगे, लेकिन मैं तुम्हें बखूबी जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए ही निकले हुए हो। मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को किस तरह से ब्रेक थ्रू किया जाता है। ये सुनकर वांग हैरान रह चुका था। वो ओल्ड मैन के पास आकर उससे कह रहा होता है, देखिए ओल्ड मैन, मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड को कैसे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा था, अरे यार तुम इतनी बात नहीं समझ पा रहे क्या, खाली पेट ना मेरे दिमाग की बत्ती बिल्कुल भी नहीं जलती है, थोड़ा मेरा पेट भरो उसके बाद मेरा मुंह अपने आप ही चलने लगेगा। ओल्ड मैन दिख तो पतलू रहा था लेकिन बातें मोटू वाली कर रहा होता है। वो वांग से कहता है, तुम्हें पता है मुझे ना एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट पता है, हम वहाँ पर जाएंगे तो सस्ते में बढ़िया बढ़िया खाना मिल सकता है, क्या कहते हो चले हम साथ में, वहाँ पर मुझे खिलाओगे ना, मैं तुम्हें वहाँ पर ही सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। इसलिए वांग उस ओल्ड मैन को रेस्टोरेंट में लाकर उससे बहुत सारा खाना खिला देता है। आधा से ज्यादा उसने सोने के सिक्के उसके खाने पे ही वेस्ट कर दिए थे। कई सारे प्लेट के प्लेट खाना वो ओल्ड मैन वहाँ पर एक ही बार में निगल जाता है। पेट एक ही खेत है इसका। वेटर का भी मुंह खुला का खुला रह गया था कि ये जल्लाद कौन है, ये कितना खाना खाता है, लगता है कि ये मेरे आज पूरे के पूरे रेस्टोरेंट का खाना अकेले ही खा जाएगा। वांग कहता है, अरे पेट भर गया तो अपना मुंह खोलेगा क्या, बताओ मुझे कि मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल किस तरह से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जिस पर ओल्ड मैन कहता है, बताता हूँ आराम से बताता हूँ, पहले मुझे थोड़ा डकार तो लेने दो, उसके बाद आराम से बताऊंगा तुम्हें। वैसे भी अभी देखो थोड़ा सा खाना बाकी है, पहले मैं इसे खा लूँ उसके बाद मैं अपना मुंह खोलूंगा। जो सुनकर तो वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने इससे इतना सारा खाना ठुसा दिया, लेकिन अभी भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसे सच में पता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को कैसे ब्रेक थ्रू किया जाता है, या फिर जब से ये मुझे बेवकूफ बना रहा था ताकि मेरे पैसे लूट कर अपना पेट भर सके। लेकिन अगर ये बूढ़ा आदमी सही है ना और इसने मेरी कल्टीवेशन पावर को पहचान ली तो मैं इसका मतलब साफ साफ कह सकता हूँ कि ये बंदा जरूर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पर मौजूद है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का बंदा ही अपने सामने
वाले किसी भी बंदे की कल्टीवेशन पावर को सिर्फ एक बार ही देखकर महसूस करके पता कर सकता है कि वो कौन से लेवल पर है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बूढ़ा आदमी जो इतना कमजोर दिखाई दे रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का बंदा हो? तब इतना सारा खाना खाने के बाद ओल्ड मैन वहां पर अपना मुंह खोलता है और वांग से कह रहा होता है, तुम्हें अगर अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करना है ना, तो इसके पहले तुम्हें एक आर्टिस्टिक कंसेप्शन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर तुमने वो कर लिया तो उसके बाद तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू कर लोगे। तो अब मुझे ये मत कहना कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन किसे कहते हैं। तुम अपना नेट्स एंड सोल लेवल के मिड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कि आखिर ये क्या होता है। नहीं पता है तो ठीक है, मैं आराम से तुम्हें बताऊंगा। लेकिन जैसे वो बताने वाला होता है कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन किसे कहते हैं, उससे पहले ही वो इतना जोरदार फाट मारता है कि ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट ही वहां पर हिल जाएगा। इतना खाना खाने के बाद वो फाट मारते हुए ही गैस बाहर निकाल रहा था। फाट करते हुए वो वांग से कह रहा था, अरे अरे मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा अपना पैंट गीला कर लिया, लगता है कि मेरा पैंट में ही थोड़ी बहुत खाना निकल चुका है, रुको मैं इसे अपने से धो के लाता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात शुरू करूंगा। वांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर बुढ़ऊ ने यहाँ पर मुझे चूना लगाकर भाग तो नहीं गया ना, ये कितने अजीब बातें करता है, इसने तो यहाँ पर मेरे दिमाग का दही कर दिया। और जैसा वांग का शक था वही चीज हो जाती है। वांग को बेवकूफ बनाकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग रहा था, लेकिन उसे भागते हुए वांग देख लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी कहाँ जाकर छुप गया। पर काफी देर तक के ढूंढने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी वांग को नहीं मिलता। वांग को बेवकूफ बनाकर वो बूढ़ा वहाँ से भाग निकला। न जाने वांग को बूढ़ा ने सच बताया था या फिर नहीं बताया था, इसके बारे में वांग को भी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी मजे से अपने दांतों के अंदर से चिकन निकालते हुए बाजार में घूम रहा था। उसे लग रहा था कि वांग तो उसे अब कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, आज का तो मेरा पेट आसानी से भर गया, अगले दिन दूसरा बकरा पकड़ूंगा मैं। तभी उसे सामने एक और बंदा दिखाई देता है। वो सारी की सारी लाइन उसे भी कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन पावर है, तुम अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उस आदमी को पता था कि ये बूढ़ा तो उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो देखो वो बूढ़ा कह रहा था, यार ये बकरा तो फंसा नहीं, ये तो निकल लिया, लगता है कि अब दूसरा बकरा पकड़ना पड़ेगा। जैसे वो दूसरा वाला बंदा वहाँ से जा रहा होता है, बूढ़ा आदमी कह रहा था, लगता है कि मैं कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा चुका था कि अरे ये तो यहाँ पर मेरी बात कर रहा है, मैं खुद अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल को रिफाइन नहीं कर पा रहा, तो आखिर इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर पिल को रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर ये इस तरह से बातें कर रहा है। क्या ये मेरे बारे में सब कुछ तो नहीं जान गया ना? मुझे देखते साथ उस बूढ़े आदमी की सारी हरकत दूर खड़े होकर वांग देख रहा था। वांग को इतना तो कंफर्म हो चुका था कि इस बूढ़े के अंदर कुछ न कुछ तो बात है। ये ऐसे ही किसी को भी देखकर उसके बारे में इतना डिटेल जानकारी नहीं बता सकता। ये जो भी बात कहता है वो 110% एकदम करेक्ट रहती है, और इतना करेक्ट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए। इसलिए वांग डिसाइड करता है कि वो अब उस बूढ़े आदमी का और अच्छे से पीछा करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि आखिर ये बूढ़ा आदमी आखिर आगे चलकर करता तो करता क्या है। वांग उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करना चाहता है कि सच में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है या फिर नहीं। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक तीसरे बंदे को पकड़ता है और उससे कह रहा था कि मुझे पता है यहाँ पर तुम ना नेट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो तो इसके बदले मैं तुम्हारा नेट्स एंड सोल लेवल ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करूंगा। लेकिन वो बंदा भी उसकी बातों में नहीं आता। ऐसे ही काफी सारे लोगों को वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर बेवकूफ पे बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन जल्दी कोई भी उसकी बातों में नहीं आ रहा होता है। बस वांग ही वहाँ पर उसकी बातों में फंस चुका था। लेकिन एक के बाद एक करते हुए जितने भी बकरों को वो पकड़ रहा था, सारे के सारे बकरे उसकी बातों पे नहीं आते। उसकी हर एक हरकत अभी तक के दूर खड़े होकर वांग देख ही रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े आदमी को भी समझ आ चुका है कि वांग उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तब भी वो उसके ऊपर उतना कुछ ध्यान नहीं देता और अपना नया बकरे की तलाश में निकल जाता है। जिसके बाद रात को वांग एक बंदे के पास आता है ताकि उससे वो छोटा मोटा घर किराए पर ले सके। उस बंदे ने वांग को एक घर दिखाया था जो कि ठीक ठाक ही लग रहा होता है। वांग के लिए वो परफेक्ट था रहने के लिए। ये घर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसका पहले वाला घर हुआ करता था, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इसलिए वांग को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है कि अब से मैं तो यहीं पे रहूंगा, यहाँ पर रहकर मुझे मेरे पेरेंट्स की यादें भी अच्छे से आएंगी। वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को याद करना शुरू कर देता है। जब उसके कल्टीवेशन करने से पहले उसके पेरेंट्स उसे बताया करते थे कि किस तरह से हम तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में एडमिशन करवा देंगे, बस हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाए, उसके बाद तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनना। यही सारी बातें वहाँ खड़े होकर वांग इस घर
घर को देखते साथ ही सोचने लग गया था। वो बंदा वांग को घर के बारे में एक एक डिटेल बता रहा होता है कि ये घर कैसा है और यहाँ पर कौन सी जगह पर क्या चीज रखी हुई है। घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा पेड़ भी होता है। उसे देखकर वांग को अपने पुराने वाले घर की दोबारा से याद आने लग गई थी, क्योंकि उसके घर के बाहर भी कुछ इसी तरह का पेड़ हुआ करता था। ऐसा लग रहा था कि उसका पुराना ही घर उठकर यहाँ पर आ चुका है। हर एक चीज वहाँ की मैच कर रही थी। वांग को यकीन ही नहीं होता कि इतना ज्यादा मैच करने वाला घर मुझे यहाँ पर कैसे मिल गया। वो बंदा बता रहा होता है यहाँ पर ये घर बहुत ही पुराना है और थोड़ी धूल मिट्टी जम चुकी है, इसीलिए इसका किराया काफी कम है। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सफाई करोगे ना तो ये घर बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए वांग जितने भी बचे हुए सोने के सिक्के थे वो उस बंदे को देते हुए कहता है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घर को साफ करके यहाँ पर रह लूंगा, मुझे ये घर बहुत ही पसंद आया। इसके बाद वांग उस घर की सफाई करना शुरू कर देता है। उसने घर को बहुत ही अच्छे से साफ किया था। उसे ऐसा काम करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। साथ ही वहाँ पर जो टूटी फूटी लकड़ियां थी उनसे वो डॉल बनाने का काम करना शुरू कर देता है, जो काम उसके पेरेंट्स किया करते थे और बचपन में उसके पेरेंट्स भी उसे वही काम सिखाया भी करते थे। इसलिए वांग को अच्छा एक्सपीरियंस था लकड़ियों से डॉल बनाने का। इसलिए वांग रात भर वहाँ पर लकड़ियों से डॉल बना रहा होता है। उसे ऐसे नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजार कर इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि उसके बारे में कोई हद ही नहीं होती है। वांग बाहर खेलते हुए बच्चों को देखता तो कभी डॉल बनाने का काम करता। वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था कि करीब 400 साल लग गए। 400 साल बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वापस से उसी टाइम पर चला गया हूँ जब मेरे पेरेंट्स रहा करते थे। तो वहीं हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक जगह पर आकर एक लड़की को खरीदा होता है ताकि वो उसके साथ रात भर मजे कर सके। बूढ़ा तो एक नंबर का चालू आदमी निकला, कमाल का बूढ़ा आदमी है, लेकिन वो लड़की के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ये भी सोच रहा था कि वांग तो सच में अभी सिर्फ नेटसन सोल लेवल का मिडिल स्टेज वाला कल्टीवेटर है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करवाने में या फिर नहीं करनी चाहिए? मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं वांग की मदद करूँ या फिर नहीं करूँ। लेकिन उसके इसी कंफ्यूजन को सोचते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर